नमस्कार, मेरा नाम दिनेश आनंद है और आप देख रहे हैं बायोग्राफी बाय आनंद। आज बातें युगांडा के पूर्व राष्ट्रपति तानाशाह इदी अमीन की। इदी अमीन, यह नाम सुनते ही क्रूर, नरभक्षी, इंसानियत का दुश्मन, हैवान, शैतान, तानाशाह और ना जाने क्या क्या शब्द दिमाग में घूमने लगते हैं। इसने महज 8 साल के शासन में करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों को मरवा दिया। कहा जाता है कि इदी अमीन नरभक्षी था। वह इंसानों का खून पीता था और उनके मांस को खाता था। इंसानी मांस खाने वाले वहशियों को आदमखोर कहा जाता है। इस दुनिया में ऐसी कई मिसालें हमारे सामने आई हैं जब इंसान आदमखोर हुए हैं, लेकिन इंसानी तारीख में शायद ही ऐसी कोई मिसाल मिले जब किसी देश का राष्ट्रपति ही आदमखोर बन गया हो। कहा जाता है कि इदी अमीन के जुल्मों से परेशान कुछ लोगों ने एक बार इस तानाशाह के खिलाफ आवाजें उठाई थीं। अमीन के इशारे पर मुंह पर काले कपड़े लपेटकर पहले इन्हें लकड़ी के खंभों से बांधा गया और उन्हें गोलियों से भून दिया गया। जब इंसानी लाशों को इदी अमीन के पास लाया गया तो कहा जाता है कि इन लाशों से उसने अपनी भूख मिटाई थी। अमीन न केवल क्रूर था बल्कि अय्याश भी था। उसने कुल 6 शादियां की और 6 बीवियों से कुल 45 बच्चे हुए। इसके अलावा इसके हरम में 35 से ज्यादा औरतें भी थीं जिन्होंने 100 से ज्यादा बच्चों को जन्म दिया। Ask those who have had the honor of boxing me. Ask my wives. Why even ask my girlfriend? यह वही क्रूर शासक था जिसने सत्ता संभालते ही सैकड़ों साल से रह रहे भारतीयों को तुरंत देश छोड़ने का आदेश जारी किया था। Uganda still not yet independent. Uganda will be independent after the whole Kampala street is not full of Indians. इसके लिए इदी अमीन ने भारतीय समुदाय को सिर्फ 90 दिन का समय दिया। जरा सोचिए, जिन लोगों ने बरसों जी तोड़ मेहनत कर पाई पाई जोड़ी, घर बनाए, आजीविका के लिए व्यापार शुरू किया, जब उन्हें वो जगह ही नहीं बल्कि देश छोड़ने का आदेश मिला होगा तब उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। इदी अमीन के फरमान से युगांडा में रह रहे भारतीयों में हड़कंप मच गया और लोग जमे जमाए धंधों को छोड़कर ब्रिटेन भागने लगे। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमीन को चेतावनी भी दी, लेकिन इस सनकी तानाशाह आदमखोर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस घटना को आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। इनमें से अधिकतर भारतीय ब्रिटेन में जाकर बस गए, बाकी के कई स्वदेश लौटे और दूसरों ने अन्य यूरोपीय और आसपास के अफ्रीकी देशों में शरण ली। आज इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि सेना में खानसामे का काम करने वाला एक आदमखोर दरिंदा आखिर एक देश का राष्ट्रपति कैसे बना। इदी अमीन के शासन से पहले युगांडा में न सिर्फ भारतीय बल्कि एशियाई लोगों का बोलबाला था। उनकी जिंदगी बहुत शानदार थी। दूसरे देशों से आने के बावजूद युगांडा की अर्थव्यवस्था पर इन्हीं एशियाई लोगों का कब्जा था। उस समय युगांडा की करीब 20% संपत्ति के मालिक यही एशियाई लोग थे। युगांडा की अधिकतर सड़कों का नाम एशियाई लोगों के नाम पर ही थे। पूरे युगांडा में ज्यादातर कारोबार इन्हीं लोगों के हाथों में था। इनकी जिंदगी इतनी आलीशान थी कि कट्टरपंथी स्थानीय लोग इनसे काफी जलते थे। इस कारण पूरे युगांडा में एशियाई लोगों के खिलाफ अंदर ही अंदर विद्रोह की आग भी सुलग रही थी। उसने 4 अगस्त 1962 को युगांडा के टोरोरो में सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि अल्लाह ने उनसे कहा है कि वो सारे एशियाइयों को युगांडा से तुरंत बाहर करें। भारतीय नागरिकों के युगांडा पहुंचने का तार भारत की गुलामी से जुड़ा है। उस समय भारत और युगांडा दोनों पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज ही भारतीय नागरिकों को युगांडा लेकर गए थे। अंग्रेजों का मकसद भारतीयों की मदद से अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य को चलाना था। अंग्रेजों ने इन्हीं भारतीयों की मदद से युगांडा में रेल लाइन बिछाई और व्यापार को काफी बढ़ावा दिया। इस कारण बहुत से भारतीय वापस स्वदेश लौटने की जगह युगांडा में ही बस गए। कुछ लोगों ने युगांडा के प्रशासन में बड़ा पद हासिल कर रुतबा पाया, तो कई भारतीयों ने अपने व्यापार में दौलत और शोहरत कमाई। युगांडा जाने वाले भारतीयों में गुजराती समुदाय के लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। आज की इस वीडियो में आपको यह बताना जरूरी है कि आखिर भारतीयों को युगांडा से खदेड़ने का कारण क्या था।
दरअसल युगांडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की अपनी अलग अलग बस्तियां थीं। उनके कारोबार, स्कूल, अस्पताल भी वहां के स्थानीय निवासियों से बिल्कुल अलग थे। वे अफ्रीकी लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। युगांडा 9 अक्टूबर 1962 को ब्रिटेन की अधीनता से आजाद हो गया। उस समय अधिकतर भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया था। उन्हें आशंका थी कि युगांडा आजादी के बाद गृह युद्ध के चंगल में फंस सकता है। आजादी के बाद मिल्टन ओबेटे युगांडा के पहले प्रधानमंत्री बने। युगांडा के पहले राष्ट्रपति का पद वहां के सबसे बड़े कबीले बगांडा के सरदार एडवर्ड मोटेसा को मिला। सिर्फ 4 साल बाद ही मिल्टन ओबेटे ने एडवर्ड मोटेसा को सत्ता से हटाकर अपना आधिपत्य जमा लिया। ओबेटे के संबंध एशियाई लोगों से काफी अच्छे थे। इस कारण कई भारतीयों और दूसरे एशियाई देश के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह भी दी गई। इदी अमीन 1971 में मिल्टन ओबेटे का तख्ता पलटकर युगांडा की सत्ता पर काबिज हुआ था। एक जमाने में इदी अमीन युगांडा का हैवीवेट चैंपियन था। 6 फीट 4 इंच लंबे इदी अमीन का वजन 135 किलोग्राम था। उसने अपनी सरकार में इतनी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया में उसे तानाशाह, कातिल और ना जाने क्या क्या कहा गया। अमीन के समय में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेनरी कयम्बा ने अ स्टेट ऑफ ब्लड द इनसाइड स्टोरी ऑफ इदी अमीन नाम की किताब लिख उसके क्रूरता के ऐसे ऐसे किस्से बताए जिसे जानकर पूरी दुनिया सन रह गई। हेनरी कयम्बा ने अपनी किताब में लिखा कि इदी अमीन ने न केवल अपने दुश्मनों की हत्या करवाई बल्कि उनके शवों के साथ बर्बरता भी की। मुर्दा घर में रखे शवों के गुर्दे, लीवर, नाक, ओठ और गुप्तांग तक गायब मिलते थे। इस किताब में इसका भी जिक्र है कि इदी अमीन ने कई बार शेखी बघारते हुए कहा था कि वह इंसानी मांस खाता है। इदी अमीन ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए एक बार कहा था कि लड़ाई के दौरान अगर आपका साथी घायल हो जाता है तो आप उसे मारकर खा सकते हो ताकि तुम खुद भूख से न मरो। युगांडा के कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उसने दुश्मनों का खून पिया क्योंकि इस जनजाति में यह प्रथा है। इस बात का भी खुलासा हुआ कि वह अपने दुश्मनों के शवों के साथ अकेले समय भी बिताया करता था। हैवानियत के कारण इदी अमीन को मैड मैन ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता था। दावा तो यह भी किया जाता है कि उसके फ्रिज से इंसानी मांस भी मिले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 अक्टूबर 1978 को इदी अमीन की फौज ने अपने पड़ोसी मुल्क तंजानिया पर हमला कर दिया और इस लड़ाई में अमीन को लीबिया के कर्नल गद्दाफी ने मदद की। 6 महीने तक तंजानिया के साथ जारी इस लड़ाई में तंजानिया के सैनिक युगांडा पर भारी पड़े और अप्रैल 1979 में तंजानिया की सेना युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गई। इस हार से इदी अमीन के हौसले ऐसे पस्त हुए कि वो युगांडा से जान बचाकर भाग निकला और कर्नल गद्दाफी से शरण देने की गुहार लगाई। गद्दाफी के इनकार के बाद यह आदमखोर सऊदी अरब के जद्दाह शहर पहुंचा और यहीं साल 2003 में इस खूंखार तानाशाह की मौत हो गई। युगांडा के लोगों को इदी अमीन से इतनी नफरत थी कि उसकी लाश को भी लोगों ने युगांडा में दफनाने की इजाजत नहीं दी। साल 1981 में इस तानाशाह की जिंदगी पर अमीन द राइज एंड फॉल नामक एक फिल्म रिलीज हुई जिसे पूरी दुनिया ने देखा। आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे ऐसे ही वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही घंटी जैसी आकृति को दबाएं और जुड़ जाएं हमारे साथ। नमस्कार।